गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के वेडनेसडे नाइट वॉर्स के रिव्यू के अंदर। NXT और ऑल एलीट रेसलिंग के दोनों शोज हो चुके हैं खत्म, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दे गाइज, जितने ज्यादा लाइक उतना ही होता है हमारा फायदा। और आज मैं आपको फटाफट से एक अपडेट दे दूं कि शाम को 6 बजे यानी कि 6 PM आने वाला है मंडे नाइट वॉर्स का नया एपिसोड, यानी कि एपिसोड नंबर 5। और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि भाई जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे 2-3 गुना ज्यादा बेटर आपको एपिसोड लगने वाला है। एब्सोल्युटली कैन नॉट मिस होने वाला है। और अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप जाके चेकआउट कर लें हमारी प्लेलिस्ट, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले 4 एपिसोड्स अगर नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाके आप मंडे नाइट वॉर्स को देखें। स्टार्ट करते हैं हम ऑल एलीट रेसलिंग के शो से गाइस। तो मैं कहना चाहता हूं आज इन लोगों ने काफी ज्यादा बढ़िया शो हमको दिया है और डेफिनेटली वीकली टेलीविजन पे कुछ ऐसे मैचेस देखने को मिल रहे हैं जो कि पेपर व्यू क्वालिटी के थे। तो स्टार्ट होता है 12 मैन टैग टीम मैच से, जहां पे FTR एंड द एलीट फेस करते हैं डार्क ऑर्डर को। और जबकि इस मैच में रेसलिंग कम और केओस ज्यादा थी, यानी कि बहुत सारे स्पॉट्स थे, इधर उधर लोग कूद रहे थे, लेकिन एंटरटेनिंग एलिमेंट जो था इस मैच के अंदर जरूर हमें देखने को मिला। ये नहीं मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट मैचेस था यंग बक्स का या फिर केनी ओमेगा का, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन डार्क ऑर्डर ने भी काफी इंप्रेस करा मुझे यहाँ पे, जिस तरीके से उनके जो 9-10 जितने भी लोग थे जिनका चेहरा हमने कभी देखा नहीं है, काफी अच्छे तरीके से उन्होंने इस मैच को दिया गाइस। और एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि एडम हैंगमैन पेज अपना लैरिएट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गलती से यहाँ पे काइंड ऑफ केनी ओमेगा को लगा देते हैं ऑलमोस्ट। और इस चीज का फायदा उठा के जो है पीछे से ब्रोडी ली उनको अपना खुद का लैरिएट लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। तो डार्क ऑर्डर यहाँ पे FTR और द एलीट को हरा चुकी है। और मैच के बाद काइंड ऑफ हमें ऐसा लगता है कि ब्रोडी ली एडम पेज को ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें ऑफर करा था सही टाइम पे, अगर तुमने डार्क ऑर्डर को ज्वाइन कर लिया होता तो आज ये लॉस तुम्हें नहीं लेना पड़ता। तो एक इंटरेस्टिंग केओटिक एंटरटेनिंग मैच से जो है इस शो की शुरुआत हुई थी। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है जॉन मॉक्सली का प्रोमो बैक स्टेज जो कि प्री टेप था। और यहाँ पे वो बात करते हैं कि किस तरीके से डार्बी एलिन उनके जैसे ही हैं कि वो किस भी लिमिट तक जा सकते हैं एक मैच को जीतने के लिए, और वो जानते हैं कि आज भी ऐसा ही वो करने वाले हैं। लेकिन मॉक्सली कहते हैं कि आज अगर तुम सही टाइम पे रुक जाओगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें दर्द पहुंचाऊं। यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन दिस इंडस्ट्री, इन दिस कंपनी, और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, लेकिन आज मेरा टाइटल ऑन द लाइन है और अगर मुझे उस हद तक तुम्हारे अगेंस्ट जाना पड़ेगा और तुम नहीं रुकोगे तो मुझे वो चीज करनी पड़ेगी। तो एक काइंड ऑफ वार्निंग भी थी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जॉन मॉक्सली ने अप्रिशिएट भी करा डार्बी एलिन को। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एक और टैग टीम मैच जो कि था बेस्ट फ्रेंड्स अगेंस्ट सैंटाना एंड ओर्टिज। और ये मैच भी एक डेफिनेटली ठीक मैच था। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्साइटमेंट उतनी नहीं थी जितनी की बाकी मैचेस के लिए थी शो पे, और क्योंकि बैक टू बैक टैग टीम मैचेस हमें देखने को मिले तो शायद उसकी वजह से भी थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया था। लेकिन डेफिनेटली इस मैच ने ठीक ठीक परफॉर्म करा और हमें देखने को मिलता है कि बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पे जीत गए। और उसके बाद बैक स्टेज एक काफी कमाल की चीज हमें देखने को मिली कि ट्रेंट की जो मॉम है उनकी वैन को यहाँ पे सैंटाना और ओर्टिज ने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि वो बिल्कुल खुश नहीं थे कि वो अपना मैच हार गए। तो वो सारे शीशे तोड़ देते हैं, हथौड़े से स्प्रे पेंट मार देते हैं, और इस चीज से ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड्स भी खुश नहीं थे। और वो कहते हैं भाई सीधी सी बात, अगर तुम्हें एक रीमैच चाहिए तो हमें बोल दो, हमने आज तुम्हें हराया, हम फिर से हरा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्रेंट कहते हैं कि तुम मेरी मॉम के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, और अगर हमने तुम्हें एक बार फिर से हरा दिया मैच में तो तुम पब्लिकली फोन पे स्पीकर के ऊपर जो है मेरी मॉम को अपोलोजाइज करोगे। तो ये एक काइंड ऑफ स्टोरी लाइन है जो कि ट्रेंट की मॉम के साथ इन्वॉल्व हो रही है और यहाँ पे बिल्ड करी जा रही है। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है MJF का एक प्रोमो जहाँ पे वो बैक स्टेज घूम रहे हैं एक लॉबी के अंदर, और बेसिकली उनका खुद का ऑफिस है, क्योंकि MJF 2020 वी डिजर्व बेटर करके कैंपेन उन्होंने चला दिया है कि मैं चैंपियन जब बनूंगा तो AEW बेटर हो जाएगी। और यहाँ पे वो अपने ऑफिस में घूम रहे होते हैं, पोस्टर्स की तैयारी करा रहे हैं और बाकी सारी चीजों की प्रेपरेशन कर रहे हैं, सोच के कि क्योंकि अब उनका मैच जॉन मॉक्सली के अगेंस्ट हो चुका ऑफिशियल एट ऑल आउट, तो वो तो AEW चैंपियन बनने ही वाले हैं। और उनसे पूछा जाता है कि अगर डार्बी आज जीत गए तो तुम क्या करोगे, तो वो कहते हैं सिंपली मेरे लिए ईजी हो जाएगा और टाइटल जीतना, और वो वहां से चले जाते हैं। तो MJF का यहाँ पे एक बार हमेशा की तरह फिर से कमाल का प्रोमो तो हमें देखने को मिला, और इनका मैच अब मॉक्सली के साथ अगर ऑल आउट में होता है तो मुझे लगता है कि यही वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि शायद उनको डीथ्रोन करेंगे या फिर मॉक्सली को हरा सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। इसके बाद गाइस मैट हार्डी आ जाते हैं रिंग के अंदर और वो बात करते हैं कि AEW में बहुत खुश फील कर रहे हैं। उनके करियर का एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वो चाहते थे उनको क्रिएटिव फ्रीडम मिले, जो वो अपने कैरेक्टर्स के साथ करना चाहते हैं वो करें, और साथ ही साथ जो है वो बैक स्टेज लोगों को भी गाइड कर सकें जैसे कि वो प्राइवेट पार्टी को कर रहे हैं। और यहाँ पे वो बात
करते हैं सैमी गेवारा की कि किस तरीके से मैंने सैमी को एडवाइस दी थी कि तुम क्रिस जेरिको से दूर हो जाओ अगर तुम्हें अपना करियर सुधारना है, लेकिन सैमी ने मेरी वो एडवाइस नहीं ली है। और पीछे से सैमी गेवारा यहाँ पे अटैक करने आते हैं मैट हार्डी को, और वो काइंड ऑफ पहले से ही रियलाइज कर लेते हैं कि ऐसा होने वाला है, तो वो पीछे मुड़ते हैं और इन दोनों के बीच में गाइस हमें एक ब्रॉल देखने को मिलती है। और ये ब्रॉल कितनी कमाल की थी, एक अमेजिंग ब्रॉल थी, क्योंकि लास्ट में इसके एक टेबल के ऊपर मैट हार्डी को जो है यहाँ पे सैमी गेवारा लिटा देते हैं, आते हैं और पता नहीं किस तरीके से एक स्पिन करके उनके ऊपर कूदते हैं और मैट हार्डी गेट्स बस्टेड ओपन रियली बैडली। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है गाइस कि ये खून ऑब्वियसली फेक होने वाला था, ऑब्वियसली फेक ही होगा, लेकिन मैट हार्डी इतने बुरे तरीके से ब्लीड हो रहे थे कि इस सेगमेंट में जो है वो 4 चांद लग गए और काफी ज्यादा मस्त लगा। ये जो मोमेंट था, जो विजुअल था देखने में, मैट हार्डी और सैमी गेवारा की फ्यूड हीटअप हो जा रही है और हो सकता है कि ऑल आउट के अंदर इनका भी 1-on-1 मैच हो। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एक और टैग टीम मैच जो कि था TNT चैंपियन कोडी रोड्स एंड मैट कार्डोना अगेंस्ट एलेक्स रेनॉल्ड्स एंड जॉन सिल्वर ऑफ द डार्क ऑर्डर। और एक चीज मैं यहाँ पे फटाफट मेंशन करना चाहता हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को मजा नहीं आया इस चीज को देखने में, लेकिन आई थिंक AEW डायनामाइट के आज के शो पे सारे ही ऑलमोस्ट टैग टीम मैचेस हो रहे थे, मतलब जो बढ़िया मैचेस थे, और इतने सारे बैक टू बैक टैग टीम मैचेस भी शायद एक ही शो पे रखने सही नहीं है। मतलब एक छोटा सा पॉइंट है, आई डोंट थिंक दिस इज क्रिटिसिज्म, लेकिन एक ऐसी चीज जो कि शायद AEW फिक्स कर सकती है और सिंगल्स मैचेस भी रख सकती है या फिर थोड़ी डिफरेंट स्टिपुलेशंस टाइप के मैचेस रख सकती है, लेकिन ये मैच ने भी एक बार फिर से डिलीवर करा। और मैट कार्डोना गाइस, मैं आपको बता दूं कि जैक राइडर जिस तरीके से WWE में करते थे, वो काफी कूल कैरेक्टर था उनका WWE में, और रेसलिंग पे उतना फोकस नहीं करा जाता था जितना एंटरटेनमेंट पे उनके करा जाता था। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि मैट कार्डोना ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है रेसलिंग वाइज भी, और मुझे यहाँ पे उनकी ये जो तरीका था पूरा लड़ने का, काफी मजा आया और एट द एंड उन्होंने ही अपनी टीम के लिए यहाँ पे विक्ट्री भी हासिल करी। सो अ ग्रेट स्टार्ट टू मैट कार्डोनास करियर इन ऑल एलीट रेसलिंग। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे इनकी बुकिंग आगे कैसे होती है। इसके बाद गाइस जो प्रॉब्ली सबसे बेस्ट चीज थी इस पूरे शो के ऊपर, क्रिस जेरिको एंड ऑरेंज कैसिडीज डिबेट, और इसमें स्पेशल गेस्ट थे गाइस एरिक बिशॉफ। और ये चीज पहले ही लीक हो गई थी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कैसे पहले ही पता लग जाता है सब कुछ कि कौन होने वाला है, क्योंकि क्या आप सोच सकते हैं अगर हमें नहीं पता होता और एरिक बिशॉफ आते तो कितनी बड़ी बस हो जाती है पूरे इंटरनेट पे। तो वो जो पॉइंट है वो एक काइंड ऑफ मिसिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एरिक बिशॉफ इनको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जितने भी इनके पर्सनली मतलब फ्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उस पर तो जेरिको बुरे तरीके से बेइज्जती मारते हैं कैसिडी की, लेकिन दूसरी तरफ कैसिडी जो है इसके पीछे कुछ आंसर ही नहीं देते। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं एरिक बिशॉफ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्रिस जेरिको कहते हैं इसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर ऑरेंज कैसिडी देते हैं। और मैं इस बात पे बहुत हंसा क्योंकि उनका आंसर ऐसा होता है कि कोई 10th क्लास का वो नूब टॉपर जो सब कुछ रट के आता है वो इस तरीके से आंसर देता है जैसे कि ऑरेंज कैसिडी ने यहाँ पर दिया। और लिटरली मैं हंस रहा हूँ क्योंकि उनका आंसर खत्म हो गया। जेरिको की शक्ल है कि कैसे बंदा आंसर दिया जा रहा है और वो एकदम से फिर जब चुप होते हैं तो क्राउड उनके लिए बहुत चीयर करता है और बिशॉफ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश होते हैं। तो इनकी डिबेट चलती है ऑरेंज कैसिडी को ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन फाइनली वो एक्चुअली में आके ढंग से जो बात करते हैं उसमें वो कहते हैं जेरिको कि तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, तुमने एक ऐसे बंदे के अगेंस्ट डिबेट रख ली जो तो कि तुम्हें पता है कि बोलता ही नहीं है, और तुम्हारे एंड पे एक स्मार्ट मूव मैं कह सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मैं इतना बता दूं कि मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे एक्शंस जो हैं मेरे वर्ड से ज़्यादा बोलेंगे नेक्स्ट वीक जब मैं तुम्हें हराऊंगा। और क्या तुम सोच सकते हो क्रिस जेरिको की लेगेसी पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है अगर वो बंदा ऑरेंज कैसिडी से हार जाए। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो गया था एंड में। और एरिक बिशॉफ कहते हैं कि उस ग्लोबल वार्मिंग वाले क्वेश्चन की वजह से मैं जो है यहाँ पे इस बार ऑरेंज कैसिडी को ये डिबेट का विनर ठहराता हूँ। और इस चीज़ से जेरिको गुस्सा आ गया, उन्होंने जेक हेगर को बोला कि बेसिकली जाओ अटैक करो कैसिडी को, और इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया कैसिडी को। और बेस्ट फ्रेंड्स आते हैं और यहाँ से क्रिस जेरिको और हेगर भाग जाते हैं। तो एक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग बिल्ड थी, बहुत एंटरटेनिंग सेगमेंट थी। अगर आपने नहीं देखा तो आप डेफिनेटली जाके चेकआउट करें। इसके बाद गाइस बिग स्वोल का मैच होता है रेबा के साथ, जो कि है ब्रिट बेकर की मेकअप आर्टिस्ट, और यहाँ पे कुछ भी खास नहीं था। बिग स्वोल इस मैच को जीत गई और इस शो के फाइनली मेन इवेंट में जॉन मॉक्सली अगेंस्ट डार्बी एलिन फॉर द ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। काफी ब्रूटल मैच था, काफी बड़े बड़े स्पॉट्स इसमें देखने को मिले। MJF और वॉर्डलो इंटरफेयर करते हैं और रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ पे MJF टाइटल से भी अटैक कर देते हैं मॉक्सली के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे डार्बी एलिन कॉफिन ड्रॉप भी लगाते हैं मॉक्सली के ऊपर। एंड आई वाज थिंकिंग दिस इज ओवर, मॉक्सली हैज लॉस्ट द टाइटल एंड मॉक्सली फ्रीकिंग किक्स आउट। और मुझे इतना मजा आया इस मोमेंट में क्योंकि भाई ऐसी मोमेंट्स हमें रेयरली पेपर व्यू मैचेस में देखने को मिलते हैं, और अगर वीकली टेलीविजन के ऊपर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो आई रियली एंजॉय दैट।
एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मॉक्सली काफ़ी कोशिश करते हैं, उनके भी सर से जो है वो बुरे तरीके से खून आना शुरू हो जाता है यहाँ पे, और वो फाइनली हरा देते हैं यहाँ पे डार्बी एलिन को। तो एक बहुत मुश्किल चेज थी और आउटसाइड इंटरफेरेंस भी थी जो कि मॉक्सली के अगेंस्ट हो सकती थी और उनको उनका टाइटल कॉस्ट कर सकती थी, बट फिर भी एट द एंड मॉक्सली जो है हरा चुके हैं डार्बी एलिन को, और वो एंड में काइंड ऑफ डार्बी को पकड़ते हैं और डार्बी बिल्कुल ऐसा लगता है पास आउट हो चुके हैं, और मॉक्सली उनको कुछ वर्ड्स कहते हैं, लगता है उनको अप्रिशिएट करते हैं कि कितना अच्छा उन्होंने यहाँ पे एफर्ट करा। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड डायनामाइट शो गाइस। और हम बात करते हैं NXT की, जो कि स्टार्ट होता है फॉर द नंबर 1 कंटेंडर्स वुमेन्स मैच विच वाज बिटवीन डकोटा काय एंड रिया रिप्ली। एक काफी एंटरटेनिंग मैच मुझे तो लगा भाई, और जो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये कि नए स्टार्स को मौका मिल रहा है। मुझे पता है कि कुछ लोग शायद खुश नहीं होंगे कि रिया रिप्ली की बुकिंग किस तरीके से हो रही है, लेकिन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि मर्सिडीज मार्टिनेज जो है वो अटैक कर देती है रिया रिप्ली को, और इसकी वजह से वो अपना मैच हार जाती हैं। तो जबकि यहाँ पे रिया रिप्ली की फ्यूड रॉबर्ट स्टोन ब्रांड के साथ कंटिन्यू हो रही है, दूसरी तरफ अगर हम पॉजिटिव देखें तो डकोटा काय को मौका भी मिल रहा है फॉर द NXT वुमेन्स चैंपियनशिप, एंड दिस वाज अ प्रीटी गुड ओपनर। इसके बाद गाइस ब्रॉन्सन रीड का मैच होता है शेन थॉर्न के साथ, एक 1-on-1 मैच था, डेफिनेटली एक अच्छा रेसलिंग मैच था, लेकिन इसके पीछे मैं कहूंगा कुछ खास मतलब उतना रीजन नहीं था, तो एक्साइटमेंट लेवल कम था, लेकिन दिस वाज अ गुड रेसलिंग मैच और यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड जीत गए। इसके बाद बैक स्टेज होते हैं रॉबर्ट स्टोन, अलेया और मार्टिनेज के साथ, और वो कहते हैं कि रिया रिप्ली का हमारे साथ किस्सा खत्म हो गया होगा, लेकिन हमारा किस्सा रिया रिप्ली के साथ अभी खत्म नहीं हुआ है और हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, और वो वहां से चले जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि NXT टेकओवर 30 में जो है रिया रिप्ली का मैच होने वाला है मर्सिडीज मार्टिनेज के साथ, और देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि ये भी एक काफी बड़ा सिंगल्स मैच है। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है ट्रिपल थ्रेट मैच, जो कि एक और इंस्टॉलमेंट थी NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के क्वालिफायर की, जो कि लैडर मैच के लिए 6 बंदे क्वालिफाई करेंगे, और ये मैच था डेमियन प्रीस्ट, ओनी लोरकन और रिज हॉलैंड के बीच में। रिज हॉलैंड का डेब्यू था NXT में आज, और वो NXT UK से आए हैं, एंड ही लुक्ड वेरी वेरी इंप्रेसिव टू मी। मुझे पता है कि यहाँ पे वो मैच नहीं जीते, शायद WWE एक शॉक बुक कर सकती थी, लेकिन उनको अभी डेफिनेटली बिल्ड करना जरूरी है इससे पहले कि उनको इतना बड़ा मौका दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये मैच तब भी जीत जाना चाहिए था, और यहाँ पे जो एक्चुअल विनर रहे वो थे डेमियन प्रीस्ट। और डेमियन प्रीस्ट भाई, रिज हॉलैंड इतने बड़े इंसान है, मतलब मैं देख रहा हूँ कितने वेल बिल्ट हैं, काइंड ऑफ लार्ज सलीवन जैसा उनका स्ट्रक्चर है, उतना भी बड़ा नहीं है, उतनी हाइट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से डेमियन प्रीस्ट ने उनको यहाँ पे यूरेनागी लगाई भाई, मैं देख के सोच रहा हूँ कि ओ माय गॉड डेमियन प्रीस्ट में कितनी ताकत है, ये सोच के मैं हैरान हूँ। और यहाँ पे गाइस डेमियन प्रीस्ट जीत चुके हैं इस मैच को। ओनी लोरकन एक बार फिर से वही कहूंगा, हमेशा एफर्ट डालते हैं लेकिन उनको कभी उस नेक्स्ट लेवल तक पुश नहीं करती है WWE, एंड दिस इज वेरी सैड। और जब इतनी भीड़ हो सुपरस्टार की तो सबको इक्वल मौका नहीं मिलता, और इस केस में ओनी लोरकन का जो है थोड़ा सा बैड लक होता है, और यहाँ पे जबकि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, डेमियन प्रीस्ट एंडेड अप विनिंग द मैच। इसके बाद कीथ ली का मैच होता है कैमरन ग्राइम्स के साथ, और कीथ ली ने फाइनली अपना रिवेंज ले लिया, ग्राइम्स के ऊपर स्पिरिट बॉम्ब लगा के उनको हरा दिया। और गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिला मैच के बाद कि स्कारलेट कुछ फ्रेंच में बोल रही है, पता नहीं कैसे बोल रही है, सिर्फ आवाज आ रही है, वो वहां पे है नहीं। और उसके बाद कैरियन क्रॉस आते हैं स्क्रीन पर, वो कहते हैं कीथ मैं तुमसे बहुत गुस्से में हूँ इस समय, क्योंकि तुमने विलियम रीगल से बात करने की कोशिश नहीं करी कि हमारा मैच वो सैंक्शन करे फॉर द NXT चैंपियनशिप, और तुम चैंपियन हो, तुम अलग अलग चीजें करवा सकते हो, यहाँ पे तुमने अपना टाइटल रिलिंक्विश करके टूर्नामेंट भी स्टार्ट करा दिया, लेकिन ये चीज तुमसे नहीं हो रही। और फिर हमें देखने को मिलता है कि कैरियन क्रॉस बैक स्टेज पूरी कैओस में जाके रखे हुए हैं, बहुत सारे लोग नीचे गिरे हुए हैं, और कीथ ली बिल्कुल शॉक रह जाते हैं इस चीज को देख के। तो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि कैरियन क्रॉस फोर्स कर रहे हैं कीथ ली को कि उनको एक मैच वो कैसे भी करके दिलवाएं यहाँ पे विलियम रीगल से, और ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना एक बार फिर से, क्योंकि जनरल मैनेजर वाला रोल बीच में आता है गाइस, और ये चीजों को थोड़ा सा और एक्साइटिंग बना देता है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल मैनेजर की, तो डेक्स्टर ल्यूमिस गाइस विलियम रीगल अनाउंस करते हैं कि इंजर्ड हो चुके हैं, और अब नॉर्थ अमेरिकन का जो क्वालिफाई उन्होंने करा था वो कैंसिल कर दिया गया है। और जो पहले के 2 ट्रिपल थ्रेट मैचेस हुए थे, एक जिसमें जॉनी गारगानो और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग थे, और दूसरे में शायद फिन बैलर के साथ कोई एक और सुपरस्टार था, शायद आई थिंक इट वाज टिमोथी थैचर। तो इन दोनों का आपस में सिंगल्स मैच हुआ, यानी कि गारगानो अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद हमें देखने को मिलने वाला है बैलर अगेंस्ट टिमोथी थैचर, और इन दोनों मैचेस में जो जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा फॉर द नॉर्थ अमेरिकन क्वालिफायर। और फिर जो एक और ट्रिपल थ्रेट मैच बचता है नेक्स्ट वीक के लिए, उसमें कैमरन ग्राइम्स कुशीडा और एक मिस्ट्री पार्टनर होने वाला है जो कि लड़ेगा, और फिर ब्रैकेट कंप्लीट होगा और हमें एक 6 मैन लैडर मैच देखने को मिलेगा जो कि क्राउन करेगा द न्यू NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन। तो काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है सब कुछ बहुत, और NXT टेकओवर 30 के लिए इंतजार यहाँ पे हो नहीं रहा है। इसके बाद देखने को मिलता है कि लिगार्डो डेल फैंटास्मा आ जाते हैं रिंग के अंदर, और यहाँ पे बेसिकली वो बात करते हैं कि ब्रिजांगो से वो बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि वो लूचाडोर की बहुत बेइज्जती कर रहे हैं,
और यहाँ पे वो अटैक कर रहे होते हैं बिल्कुल फंडांगो को, उनकी बुरी हालत कर देते हैं मार मार के। टाइलर ब्रीज भी आते हैं यहाँ पे, कोशिश जरूर करते हैं लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाते और काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से लेगार्डो डेल फैंटास्मा को बुक करा जा रहा है। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या अप्रोच रहती है, क्योंकि यहाँ पे फैंटास्मा इज द क्रूजरवेट चैंपियन और उनको अगर आगे अपनी चैंपियनशिप भी डिफेंड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इस गिमिक के अंदर आके उनका टाइटल बिल्कुल वर्थलेस हो जाए, तो ये एक ऐसी चीज है जिस पे एनएक्सटी को फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद गाइस टीगन नॉक्स का मैच होता है इंडी हार्टवेल के साथ, जो कि वो इजीली जीत गई। फिर से यहाँ पे कुछ खास कहने के लिए है नहीं। और इस शो के मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है गाइस फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप इंपीरियम अगेंस्ट द अनडिस्प्यूटेड एरा, यानी कि काइल ओराइली एंड बॉबी फिश। और ओ माय गॉड, ये मैच इतना बढ़िया चल रहा था, इंटरफेरेंसेस हो रही थी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे कि पैट मैकेफी बैठे हुए थे गाइस कमेंट्री के ऊपर और एडम कोल रिंग साइड थे और पैट मैकेफी कुछ बोलते हैं तो कोल उनको जाके कन्फ्रंट करते हैं। दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है और ये बहस ही नहीं होती भाई, ये तो खत्म ही नहीं होती, इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव हो जाती है कि अनडिस्प्यूटेड एरा इससे मैच भी हार गई। और यहाँ पे इसके बाद जो है और खुंदक खाते हैं एडम कोल। और पहले तो ऐसा लगता है कि पैट मैकेफी आराम से खड़े हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर वो भी बोलना शुरू करते हैं और एक काइंड ऑफ वर्बल ब्रॉल इन दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं, लड़ने के लिए उतर जाते हैं और इनको सेपरेट काफी मुश्किल से करा जाता है। और लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि पैट मैकेफी वापस आते हैं, वो कुछ बोलते हैं एडम कोल को और उसके बाद उनके मुंह पे सीधा टांग मारते हैं और एडम कोल को वहां पे गिरा के चले जाते हैं। और इंटरेस्टिंग है क्योंकि क्या एडम कोल का मैच अब पैट मैकेफी के साथ होगा, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या प्लान्स है। लेकिन ट्रिपल एच भी हमें देखने को मिले, यहाँ पे शॉन माइकल्स देखने को मिले, इस ब्रॉल को रोकने के लिए वो आए थे। तो काफी इंटरेस्टिंग एंडिंग हुई आज एनएक्सटी की। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से डायनामाइट ने काफी बेटर डिलीवर करा एनएक्सटी में। लेकिन अगर एनएक्सटी का शो मैं ये नहीं कहूंगा बकवास था या फिर कहूंगी भाई मजा ही नहीं आया देख के, दिस वाज अ वेरी गुड शो, बट आई थिंक ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो आई थिंक AEW हैज वॉन दिस वीक। तो गाइस ये था मेरा वेडनेसडे नाइट वॉर्स का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 6 बजे का अलार्म लगा ले मंडे नाइट वॉर्स के लिए। और मैं हूं आयशा, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।